सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज आकाश मलिक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जे एडवांस के 2021 के सेक्शन 3 के बारे में। फिजिक्स का सेक्शन 3 कर रहे हैं, पेपर 1 का। तो पेपर जो था सेक्शन 3 का वो सॉर्ट ऑफ इजी टू हार्ड था, बेसिकली मीडियम टू हार्ड, आई एम सॉरी। और इतने मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं थे, बट हाँ ये थे थोड़े से, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, स्लोली स्टेप बाय स्टेप अगर आप बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते, तो आप लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे था सेक्शन 3 का, बेसिकली ये मोर देन वन करेक्ट है, तो उसमें बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F जो है वो हम सेंटर पर लगा रहे हैं एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की। अभी जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसका मास m है और इसका जो रेडियस है वो है r, ठीक है। और हमें कहा गया कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बिटवीन द सिलेंडर एंड द ग्राउंड, दैट इज म्यू। तो मतलब यहाँ पर ये जो ग्राउंड है आपका, एक सेकंड कहाँ गया, ये रहा, हाँ। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि फोर्स आगे लग रहा है, मूव आगे करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी। चलो, अब ये कह रहे हैं कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एन एक्सेलरेशन ए। ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। तो अब आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि ऑप्शन ए को देखो, तो ये कह रहा है कि फॉर द सेम एफ द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। तो ये कहना चाहता है कि सिलेंडर सॉलिड और हॉलो में फर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फर्क होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिख सकते हैं डिफरेंट। तो मतलब हमें प्रूफ करना है कि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है आई के। अगर ये ऑप्शन ए गलत है या सही है उसके लिए, तो क्वेश्चन ए कह रहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं। कैसे कि देखो, सबसे पहले अगर आप इस पॉइंट को देखो, पॉइंट ए, मैं ब्लैक कर देता हूं पॉइंट ए को ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। ये वाला पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट ए पॉइंट पर जो है, हम टॉर्क ए कितना आ जाना चाहिए, आई इंटू अल्फा के इक्वल आ जाना चाहिए, आई टोटल, दैट इज आई एट पॉइंट ए। हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो देखो एट पॉइंट ए हम कह सकते हैं जो फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क है वो तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि जो फोर्स है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, सॉरी, पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट टॉर्क, वहां से पास हो रहा है। तो ये जो है जीरो हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, तो एक तो हो जाएगा जीरो, प्लस एक फोर्स एफ लग रही है जो कि सेंटर पर है और जो कि आर डिस्टेंस पर है पॉइंट ए से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है, तो यहां से एफ इंटू आर लिख सकते हैं। अब ये आई इंटू अल्फा के इक्वल होना चाहिए। अब आई, आप यहां पर सीधा आई सी मत लिख दो, जो दैट इज एट द सेंटर ऑफ मास। अगर आप आई सी इंटू अल्फा लिख दोगे तो आप गलती कर दोगे। यहाँ पर आने वाले ऑप्शन में हो सकता है आप यहां पर ठीक कर दें इसको, बट आने वाले ऑप्शन में आप गलती कर दोगे। तो जो आई है वो आएगा आई सी प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम ए पॉइंट पर टॉर्क निकाल रहे हैं, सी पॉइंट पर टॉर्क नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से। अब अल्फा हमें पता है, अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो है वो ए है, तो हम अल्फा को ए बाय आर लिख सकते हैं। बेसिक सी चीज है। तो यहां से एफ आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज आई सी प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ए। तो आप यहां से देख सकते हो कि ए जो है वो डिपेंड कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू आवर सॉल्यूशन ये करेक्ट है। तो हम ऑप्शन ए को क्या कर देंगे कि गलत है भैया ये, तो कि सर ऑप्शन ए गलत हो गया, तो हम ए को चूज नहीं करेंगे। ऑप्शन बी को देखो, ये ऑप्शन बी कह रहा है कि फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2। तो भाई ये कैसे कहोगे आप, तो भैया हमें पता है, मैं क्या लिख सकता हूं, आईसी जो है वो होता है हमारा एम आर स्क्वायर बाय 2। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है। तो मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा एफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू ए। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ और मेरे पास एफ की वैल्यू 3ma/2 होगी। ठीक, इस वैल्यू को याद रख लो। अब मैं एक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन लगा रहा हूं इस बॉडी पर, तो मैं लिख सकता हूं एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू ma। अरे हाँ कि ना, कैसे कि भाई आगे फोर्स एफ लग रही है, पीछे फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ लग रही है, एक्सेलरेशन ए है, तो ये हो गया। तो मैं यहां पर लिख सकता हूँ 3ma/2
माइनस एम ए इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ, दैट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी, दैट इज म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपकी इस पॉइंट पर देखो तो ये एन और नीचे एम जी, यहां पर ऐसा हो गया। तो यहां से मैं सीधा सीधा एम ए बाई 2 को लिख सकता हूं म्यू एम जी, और यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया 2 म्यू जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी कह रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि द ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग है। तो मैं यहां पर नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूं आपको और प्योर रोलिंग की इक्वेशन कंडीशन बेसिकली वो बताता हूं। तो अगर आपने वन शॉट सीरीज देखी मेरी, तो इसमें मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया कि अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी होगी, क्योंकि उस केस में जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। आप कह सकते हो कि आपका जो अल्फा है वो ए बाय आर तभी होगा जब प्योर रोलिंग होगी। ठीक है, तो ये चीज समझने की है, ये चीज कंडीशन है, वन शॉट सीरीज में भी समझाई है कई बार। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम ऑप्शन सी कह देंगे कि नहीं भाई ऑप्शन सी तो गलत है। अब ऑप्शन डी को देखो। ऑप्शन डी कह रहे कि भैया थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर, अब इसके लिए जो आपका फॉर थिन वॉल्ड, अब आप सोच सकते हो यार मैंने पहली 2 वीडियोस तो बहुत जल्दी खत्म कर दी थी और इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका रीजन क्या है कि भाई इस सेक्शन में क्वेश्चंस अच्छे आए थे, इसलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। तो देखो फॉर थिन वॉल हॉलो सिलेंडर आईसी को आप एम आर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब आईसी को एम आर स्क्वायर लिखोगे तो आपका एक्सेलरेशन की सीधी वैल्यू एफ बाई 2m आ जाएगी जब आप इसको यहां पुट करोगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़े अब। चलो तो ये क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन आपका है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में भी स्पेसिफाई करूं अगर किस टॉपिक से है तो TIR से ये टॉपिक है, क्वेश्चन है सॉरी। ठीक है, तो अब इस रे के मोशन को देखा जाए तो भैया सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया कि जो साइन थीटा है वो स्लाइटली ग्रेटर देन है 1/n1 से, मतलब यहाँ पर TIR नहीं हो रहा, मतलब ये रे हल्की सी अब ये बाहर जाएगी। अब लेट अस से कि हल्की सी टिल्ट होके ऐसे बाहर जा रही है। अब उसके बाद आप यहां पर अगर चेक करोगे, बता रहा हूं कि ये जो आपका रे है ये डेफिनेटली आपका क्या कहते हैं TIR होगा यहाँ पर। क्यों? लगा करके देख लो आप, N1 साइन थीटा स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू ये एंगल मान लो बीटा है, आप लिख सकते हो N2 साइन बीटा। और अगर मुझे कंडीशन चाहिए ये तो मुझे 1 लिखना ही पड़ेगा। 1 लिखने का क्या मतलब है, तो इसको 1 साइन 90 डिग्री लिख सकता हूं क्योंकि ऊपर कंडीशन की सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन मुझे साफ साफ बनती हुई दिख गई यहां पर। ठीक है, ये इक्वेशन बनती हुई दिख गई। तो अब हमें कहा गया कि लाइट रे एंटर्स N2 इफ N2 इक्वल्स टू लाइट रे एंटर्स एयर, तो एयर में तो एंटर ही नहीं कर रही क्योंकि स्टार्टिंग की कंडीशन ही यही दे दी हमको, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। फिर बी बोल रहे रेज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इफ N2 इज लेस देन N1। N2 की कुछ भी वैल्यू हो यहाँ पर N2 की कुछ भी वैल्यू हो, डेफिनेटली N1 में तो रे वापस आएगी ही आएगी। तो बी और सी करेक्ट हो गए। फिर ये थर्ड कह रहा है कि N1 में वापस आएगी जब N2 1 हो, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। तो एक लाइन का आंसर था भैया ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि कहता है ये बेसिकली ये हल्की सी कैलकुलेशन है। क्या है कि भैया ये आपका कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं प्लेन है, और हमें बोला गया कि अभी पार्टिकल हमारा कुछ इस पॉइंट पर है -L, -H, और यहां से ये मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब वो यहां से फाइनली आ रहा है L, -H। ठीक, अगर इस पॉइंट को O मानो तो सबसे पहले टॉर्क जो है, अगर हमें 2 पॉइंट पे टॉर्क निकालना है, एक तो लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, तो टॉर्क एट C अगर हम निकालें तो वो कितना होगा, नेट फोर्स इंटू सॉरी बेसिकली ये होगा I इंटू अल्फा, या फिर नेट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई दिक्कत यहां तक मुझे तो नहीं लगती, मतलब MA इंटू R इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज H, MAH A एट C।
ठीक है, तो m आपका दे रखा है 0.2, a एट c कितना आएगा, अब आप v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, इनिशियली रेस्ट u0, v इज इक्वल्स टू a इंटू टी, दैट इज 10 इंटू 1। अब ये भी आप देख सकते हो कि भैया t1 कैसे लिखा मैंने, तो भैया आपका tab क्या होगा, वो होगा बेसिकली s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से 2 सेकेंड, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट कर देगा। ठीक है, तो tab 2 सेकेंड है, तो tac 1 सेकेंड होगा और tbc 1 सेकेंड होगा, तो ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन तो खैर 10 है यहाँ पर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये आपका h1 है, तो यहाँ पर ये आ गया आपका 2। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखोगे तो वो ये के कैप दे रहा है। आप डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो, वैसे ही राइट हैंड कर्ल रूल से निकाल सकते हो डायरेक्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। फिर आपका टॉर्क एट पॉइंट बी, वो कितना होगा, एम ए एट बी इंटू एच, दैट इज 0.2 इंटू 10 इंटू सॉरी इंटू 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 1। अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत यहां तक मुझे तो नहीं लगती होनी चाहिए, और यह आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कर्सर कहां खो जाता है बार बार, ये रहा। फिर ऑप्शन सी है एल एट सी, है ना, सी निकालना है, एल एट बी, ये कितना होगा, एम वी आर, एम आपका 0.2, वी कितना हो जाएगा आपका, v इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2, दैट इज 20, तो यहां पर आ जाएगा 20 इंटू आर, आपका ये है 1 परपेंडिकुलर, तो हो गया आपका 4, तो ये भी आपका सही हो गया। तो आपका ऑप्शन हो गया ए बी सी सही हो गया इसके। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो वन शॉट सीरीज देख लीजिए, उसमें मैंने बताया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं बोला कि बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो 9/5 है या नहीं। तो भैया आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले तो बामर सीरीज क्या है। तो भैया बामर सीरीज के लिए मैं क्या कह सकता हूं कि कहां पर लिखें, यहां पर लिखते हैं। तो फॉर स्मॉलेस्ट मैं लिख सकता हूं कि जो N2 है वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से आए, और N1 इज इक्वल्स टू आपका 2। बामर सबसे पहले आती है सीरीज लाइमन की, जो कि इन्फिनिटी से 1 और फिर 1 ऐसे करते हुए चलती है, शॉर्टेस्ट की बात हो रही है। फिर उसके बाद बामर सीरीज इन्फिनिटी से सेकंड, लाइमन, बामर, पाशन, पीफन, हम्फी, ये सब सीरीज आती हैं। ठीक है, चलो ये हो गया बात। अब यहां पर हम लैम्डा स्मॉलेस्ट को कैसे निकालते हैं, तो ये तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा स्मॉलेस्ट, ये आ जाएगा 4 बाय आर जेड स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपको लैम्डा लार्जेस्ट लेना है, लैम्डा लार्जेस्ट, तो आप क्या करेंगे, आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1, इस टाइम आपका 2 ही रहेगा, दैट इज 4, और n3 हो जाएगा आपका, n2 हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 9, और यहां से आपके पास आ जाएगा 536 बेसिकली, सॉरी, लैम्डा लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू 36 बाय 5 आर जेड स्क्वायर, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फिर देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन वेवलेंथ रेंजेस, तो हमें पता है कि भैया इस चीज में, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, आपका कभी भी किसी भी जो सीरीज है उसकी वेवलेंथ ओवरलैप नहीं करती, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, और सिमिलरली ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन आप सी को देखेंगे तो भैया ये ऐसा कह रहा है कि भैया 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर बेसिकली इंटू 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय जी 1 बाय इन्फिनिटी। ठीक, तो यहां से मेरे पास लैम्डा आ जाता है 1 बाय आर जेड स्क्वायर, ये बेसिकली लैम्डा नॉट, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा नॉट इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज आर गिवन बाय दिस दिस एंड m इज एन इंटीजर। तो भैया अगर आप इसको इस बेसिक इक्वेशन को थोड़ी गणित लगा के सॉल्व करोगे तो यह आपका 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा नॉट इंटू, या एक काम करो ऐसा करो, इसको लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इंटू
डिवाइड बाय 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, इसमें थोड़ी सी गणित लगाओगे तो ये आपका इस तरीके का कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी एक सेकंड, ऑप्शन नंबर डी देख लो, इसमें डू नॉट लिखा हुआ है, तो डू नॉट ओवरलैप, ये हमें पता है कि हाँ भाई ओवरलैप नहीं होते, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आपका ए और डी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका ईएमआई से रिलेटेड, और इतना आसान सवाल है कि भैया ये मेन में देने लायक सवाल। तो कैसे है कि भैया ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखा है, दैट इज अ इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और आपके पास दो रेल्स है जिनके बीच में एक आपका कंडक्टिंग मटेरियल रखा हुआ है, सेमी सर्कुलर रॉड, और इसको v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। तो आपका बेसिकली ईएमएफ जनरेट हो रहा है और ये एक सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी ईएमएफ वेरी करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि भैया ये आपका करंट से हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एट अ डिस्टेंस x जाएंगे, dx विड्थ का एलिमेंट लेंगे और इस पर de लिख लेंगे, दैट विल बी dB इंटू v इंटू dx। ठीक, तो de कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट I बाय 2πx इंटू v इंटू dx। और यहां से आपका जो e है वो कुछ निकल के आएगा, इसको सॉल्व कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो सिंपली निकल के आएगा। तो मैं वो डायरेक्ट इक्वेशन जो है वो लिख देता हूँ, दैट आंसर लिख रहा हूँ, दैट इज म्यू नॉट I बाय 2π इंटू log 4। ये आएगा आपका ईएमएफ। ठीक, तो ये आपकी एक सिंपल सर्किट हो गई, ये बैटरी, ईएमएफ जिसका ई, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भैया करंट, मैक्सिमम करंट, तो आई मैक्स को कैसे लिखोगे, ई बाय आर। अरे हाँ के ना, जब क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब आपका कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो ई कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2π log 4, और आर कितना हो जाएगा आपका, आर 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 आपका हो जाएगा, कहां दे रखा है आर, 1.4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻6 एम्पियर। ठीक, ये आई मैक्स हो गया। अब क्यू मैक्स कब होगा, वो हो जाएगा ई इंटू सी लिख सकते हो बेसिकली, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई log 4 अपॉन 2π मल्टीप्लाइड बाय सी, दैट इज 5 माइक्रोफेरेड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8.4 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाएंगे। अब इस सवाल में अगर आप देखो तो क्या कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन सिर्फ इतनी थी कि भैया ये ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना था और बाकी तो सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूं इसको, क्योंकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स है और थोड़ा सा दिमाग लगाने को कहा इन्होंने। तो बेसिकली हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है P1 माइनस P2, तो वो कितना होगा ये निकालना है हमको। कैसे निकालोगे, तो हम लिख सकते हैं कि भैया अगर हम P1 से चलें P2 पर, तो डेफिनेटली अगर आगे एक्सेलरेट हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज होगा H रोज इंटू G इफेक्टिव, और ये इक्वल टू हो जाएगा P2 के। तो P1 प्लस H कितना होगा। अब आप देखो इस ट्राइंगल में ये आपका D है, ठीक, तो ये H कितना होगा आपका √2D, रो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और G इफेक्टिव हो जाएगा आपका G प्लस A, अरे हाँ के ना, और ये होगा आपका P2। तो P1 माइनस P2 आपने कैलकुलेट कर लिया कितना, रो D इंटू √2A माइनस G। अच्छा सॉरी, A माइनस G बाई, सॉरी ये गलती कर दी मैंने हल्की सी, G इफेक्टिव जो है वो आपका थोड़ा सा लगो, क्योंकि इन्होंने एक्सेलरेशन कुछ इस तरह, एक्सेलरेशन ऐसे ना दे करके ऐसे दे दिया है। तो आपका जो ये G इफेक्टिव आएगा वो आएगा आपका A माइनस G बाई √2। ठीक है, तो A माइनस G बाई √2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा √2D, रो D इंटू √2A माइनस G। तो ये P1 माइनस P2 आ गया, और ये आपको दे रखा है बीटा बाय रो GD। ठीक, तो अब आपसे बोला गया कि भैया अगर बीटा 0 कर दें, मतलब एक्सेलरेशन को G बाय √2 रख दें, तो आपका बीटा 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है सही हो जाता है यहां पर। ठीक है, फिर आपका आता है कि भैया
बीटा को ग्रेटर देन 0 कर दोगे, बीटा को ग्रेटर देन 0 कर दिया कब, जब a इक्वल्स टू g/√2, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली बीटा की वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो, तो जो करेक्ट आंसर आएगा आपका इस क्वेश्चन का वो कितना आ जाएगा, ए और सी। ठीक, आप चेक कर सकते हैं, इक्वेशन मैंने आपको लिख करके दे दी है। आगे बढ़ते हैं। चलो इस सेक्शन को आगे करेंगे। 3 क्वेश्चन है बेसिकली इसमें, ये और एक ये फाइनल 3 क्वेश्चन है। इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सेक्शन 4th था इस पेपर का। तो आप देख सकते हो यार, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने से आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल आसान होगी। ठीक है ना, यही जेई एडवांस करता है कि आपको डराएगा कि जेई एडवांस है, और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है तो भैया पहले प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ भैया क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है, और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो हाँ भाई कॉन्फिडेंस में आ जाओ, हाँ भाई पेपर आसान आएगा, मैं कर लूंगा इसको। ठीक है, तो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, सी यू, गुड बाय।